अमेरिकी क्रांति के कारण। अमेरिकी क्रांति के बहुत से कारण हैं। वैसे मुख्य कारणों में देखा जाए तो एक तो ग्रेनविल की नीतियाँ थीं और लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीतियाँ भी थीं। और वहाँ की कुछ वहाँ पर जो गवर्नर बैठाया गया था, जो ब्रिटिश द्वारा, जो अमेरिका में गवर्नर, उसकी कुछ नीतियाँ ऐसी थीं जिनके कारण वहाँ के जो लोग थे वो संतुष्ट हो गए थे। और सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, जिसके कारण ब्रिटेन का क्या है कि धन अधिक खर्च हो गया था, और जिसने क्या कर धन को और लाने के लिए कर लगा दिया अमेरिका, जिससे अमेरिकी लोग बहुत असंतुष्ट हो गए थे। और इसके कारण वहाँ की जनता में असंतुष्ट हो गया, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया इसके खिलाफ। और विद्रोह किया, उसका परिणाम अमेरिकी क्रांति के रूप में उभर कर आया। ताली बजाओ भाई के लिए, शानदार आंसर है। अब बताओ, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में डीसी की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन कौन थे? वॉशिंगटन, वॉशिंगटन वहाँ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है। अब बताओगे, अमेरिका आज़ाद कब हुआ? अमेरिका 4 जुलाई 1776 में आज़ाद हुआ था। अब बताओगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कंचनजंगा। सेम क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कंचनजंगा ही है। सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कंचनजंगा है। भारत में स्थित तो कंचनजंगा है, वैसे गॉडविन ऑस्टिन है। भारत में स्थित कंचनजंगा। सही आंसर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कौन से राज्य में है ये? सिक्किम। कौन से राज्य में है? सिक्किम राज्य में स्थित है ना। दिक्कत तो नहीं होगी, ये गिरेगा तो नहीं माइक आएगा? कैसे घूम जाएगा? छोड़ दूं इसको? चलो आकाश, तो ये बताओ, बोस्टन टी पार्टी क्या थी? बोस्टन टी पार्टी सर वो थी जो आयात निर्यात नहीं। बोस्टन टी पार्टी वहाँ की चलो सिंपल सा क्वेश्चन, बोस्टन टी पार्टी का संबंध कौन सी क्रांति से है? बोस्टन टी पार्टी का संबंध सर अमेरिकी क्रांति से। अमेरिकी क्रांति से है। चलो ठीक। सप्तवर्षीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? फ्रांस और ब्रिटेन। सप्तवर्षीय युद्ध का कारण क्या था? सर इसका कारण ये था कि जो जो वो उसके ब्रिटेन और फ्रांस, वो ब्रिटेन और कनाडा, सॉरी सप्तवर्षीय युद्ध का इसलिए हुआ था क्योंकि अमेरिका की जो आज़ाद करने का ब्रिटेन से युद्ध हुआ था, उसमें फ्रांस ने भी दिया था। इस कारण फ्रांस हार गया था सप्तवर्षीय युद्ध में। चलो अब थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। ए हर्ष बताओ। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। ये युद्ध इन दोनों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को जीतने के लिए युद्ध चल रहा था। मतलब कौन सबसे ज़्यादा जीतेगा, इनके बीच युद्ध चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध, जिसमें फ्रांस की जो पराजय हो गई थी। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कॉस्मिक ईयर का संबंध किससे है? कॉस्मिक ईयर का संबंध पता नहीं। सूर्य जो आकाश गंगाओं की परिक्रमा लगाता है 25 करोड़ वर्ष में, उसे कॉस्मिक ईयर कहते हैं। तुम्हें बताना है, कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? कैस्पियन सागर जो है, जो एशिया और यूरोप। डिस्क्रिप्टिव बताना है, कैस्पियन सागर की महत्ता क्या है, क्यों मतलब कैस्पियन सागर जाना जाता है? कैस्पियन सागर जो है वो कैस्पियन सागर ये विश्व का सबसे बड़ा सागर है। और ये एशिया और यूरोप को दोनों जलराशि द्वारा विभाजित करता है, प्राकृतिक रूप से विभाजित करता है। और ये मतलब जो ये
इसके किनारे पर स्थित देश हैं उनके लिए व्यापारिक उसके लिए भी महत्व रखता है ये। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की हाँ नहीं पता। कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है और कहाँ पे स्थित है? ये सुपीरियर झील है और उत्तरी अमेरिका में है। डेट्रॉइट किसके लिए प्रसिद्ध है? डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। कहाँ पे? डेट्रॉइट। अमेरिका। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। किस लिए प्रसिद्ध है? ओटावा किस लिए प्रसिद्ध है? कागज उद्योग। किसके लिए? कागज उद्योग के लिए। तुम्हें बताना है जो ग्रेट लेक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? सर एक तो सुपीरियर है, मिशिगन है, इरी, एंटोरियो और ह्यूरॉन। ठीक है। एंजल फॉल कौन सी नदी पे? वो कैरोनी नदी, ओरिनोको की सहायक नदी पे। कौन सी? कैरोनी। किसकी सहायक नदी है वो? ओरिनोको। और इन्हीं को है। अच्छा, ज्यादा डिटेल में चले गए। अच्छा, मुझे ये बताओ जो पनामा नहर है, पनामा नहर वो किन दो महासागरों को मिला रही है? महासागरों को हिंद महासागर को उससे हिंद महासागर को आर्कटिक महासागर से। पैसिफिक ओशन और अंटार्कटिक महासागर। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अच्छा, अंटार्कटिक में अटलांटिक में कंफ्यूजन हो गया। चलो कोई बात नहीं। इसका आंसर अब इसको ही देना पड़ेगा आकाश को, ठीक है। और ये बताओ तुम, जो पनामा नहर है उसका निर्माण कब हुआ था? 3 क्वेश्चन गलत कर चुके हो, ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये बताओ अमेरिका और कनाडा इनका बॉर्डर लाइन कौन सा अक्षांश बनाता है? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश तो है, नाम होगा कुछ, नहीं पता? 49 डिग्री। कौन सा है? 49 डिग्री। नागालैंड की राजधानी? मणिपुर। मणिपुर है नागालैंड की राजधानी। क्या है, आज कुछ खा लिया है तुमने? नहीं तो खाया नहीं है, इसी वजह से है, भूखे हो। साथ लेके आने चाहिए तो तुम्हें बादाम वादाम चने आने, दिक्कत तो तभी हो रही है। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता है? चलो कोई बात। यूनियन सोवियत यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था? 1991 में। कब हुआ था? 1991। तो थोड़ा सा ना तेज बोला करो, उससे ना मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़ मुझे ही नहीं आ रही है, तो फिर उसमें कहाँ से आवाज़ चली जाएगी? बच्चों को सुनाई नहीं देगा तो बोलेंगे पता नहीं आंसर सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, है ना। और सही दे रहे हैं वो तो ठीक है, गलत वाले का आंसर पहुँचे नहीं तो ही बढ़िया है तो बढ़िया। शादी आदि की कोई प्लानिंग है कि नहीं है? नहीं है। शर्मा काय के लिए रहे हो, जल्दी बताओ। नहीं अभी नहीं है। अभी नहीं है? नहीं। अच्छा, तो मोनू जो एमपी पुलिस में सिलेक्शन हो रहा है तुम्हारा, तो फिजिकल की तैयारी कैसी चल रही है अभी? बढ़िया चल रही है सर, रनिंग वगैरह कराते हैं शाम को कोचिंग जाने के बाद। तो कितनी है उसमें रनिंग कितना मतलब मारना है? 800 मीटर। 800 मीटर ना? 2:45। 2:45 में हो जाएगा? हो जाएगा। चलो अच्छी बात। तुम्हें तो बस सिंपल सा ही क्वेश्चन है। और ये बताओ गर्लफ्रेंड है तुम्हारी कि नहीं है? अभी नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं है? अच्छा, क्यों नहीं है? मतलब कोई टारगेट बना रखा है?
हाँ सर, पहले टारगेट फॉलो करना है, उसके बाद देखना है। चलो बहुत अच्छी बात है। इनसे तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। बच्चा हो गया यार, ताली बजा दो इसके लिए। हैं बधाई हो तुम्हें, बच्चा हुआ है एक। हैं क्या है, लड़के का नाम कुछ रख दिया कि अभी नहीं रखा? अभी सर नहीं रखा है। अभी नहीं रखा है। यस। चलो तो अब ये बताओ मुझे, एक जैसे शादी होने के बाद मतलब पढ़ाई पे कोई इम्पेक्ट पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, और इससे इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं पड़ता, थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। अगर हम उनको जिम्मेदारियों के साथ साथ सर इसको भी आसानी से कर सकते हैं। ऐसा मतलब समाज में एक प्रचलन सा चल चुका है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं अभी तो हमारा बच्चा पढ़ रहा है, चाहे वो 35 साल का हो जाए फिर भी ये बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं, वो पढ़ेगा तब तक नहीं शादी। क्या मतलब कोई दिक्कत है इसमें, किताब पढ़ने वाला कुछ मामला है? नहीं सर, इससे तो बहुत सपोर्ट मिलता है। देखने का नजरिया है बस, कहने का। देखने का नजरिया समाज का। अभी लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है, किस तरह देखते हैं आप इसको? इसको सर, इससे सर ये फ़ायदा भी है उनको, और फ़ायदा भी है, वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और कुछ लड़कियों को इनसे घाटा भी है, जिनको जो पढ़ती नहीं है उनकी सर शादी पहले भी जल्दी हो जाती थी और भी जल्दी हो जाती है। अब भी जल्दी हो जाती है। चलो अच्छा। और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष शादी की उम्र करने का डिसीजन लिया गया है, वो कैसे देख रहे हैं आप उसको? मेरे हिसाब से वो सही है, क्योंकि लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है तो इससे उन्हें मतलब बहुत हानि होती है, क्योंकि इससे शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर भी बढ़ती है, और लड़कियां जो पढ़ना चाहती हैं वो पढ़ नहीं पाती हैं, उनकी ग्रेजुएट भी कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो अशिक्षा फैलती है इससे, तो इसके लिए। चलो ठीक। अभी जो बुर्का का विवाद चल रहा है, हिजाब का, वो हिजाब का विवाद क्या है और आपकी राय क्या है उस पर? ये नहीं पता मुझे। आपको पता नहीं है इसके बारे में कुछ भी? तुम्हें पता होगा, चलो बताओ। जी सर, जो हिजाब का जो विवाद चल रहा है, इसमें जो देखा जा रहा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को देखा जा रहा है, लेकिन इसमें ये भी है कि क्या क्या हिजाब पहनकर ही क्या हिजाब पहनकर ही आतंकवादी हमले होते हैं? ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये भी है कि कॉलेज वगैरह में से जाने से, कोई धर्म विशेष के जाने से एक असंतोष सा फैल जाता है कॉलेज वगैरह में। तो इसलिए ज़रूरी है कि या तो कॉलेज में कोई ड्रेस कोड होना चाहिए जिससे सभी समान समान होना चाहिए सभी के लिए, लेकिन इससे धार्मिक असमानता पैदा होती है जो भारत को शायद आगे चल के विभाजित भी कर सकती है। इसका प्रभाव देखा जाएगा आगे आगे चल के, बहुत सारे राज्यों में फैल जाएगा ये। अच्छा, मैं एक ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपको, शायद आप बता पाओगे अच्छे से। जो अभी यूनिफॉर्म की बात चल रही है, क्या आगे का रास्ता यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है? जी हो सकता है, जो डीपीएसपी में दिया गया है वो हो सकता है, वो वही इसका समाधान हो सकता है मेरे हिसाब से तो। और ये समस्या बहुत विकराल हो जाएगी आगे चल के। धर्म के नाम पे बच्चों को बांटना, ये कहाँ तक सही है? धर्म के नाम पे बच्चों को, ये बच्चे तो मतलब जब तक बच्चे जब स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तब तक तो सभी के लिए, टीचर्स के लिए, सभी के लिए समान है वो। सभी के लिए समान है। वैसे संविधान के आर्टिकल 25 में भी कहा गया है कि सभी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, प्रचार प्रसार करने की, लेकिन उन्हें वहाँ तक ही छूट है जहाँ तक कि लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, किसी को हानि ना पहुँचे, वहाँ तक ही ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा अच्छा। सेम क्वेश्चन आंसर। सर क्वेश्चन रिपीट। जो हिजाब का मुद्दा है, उस हिजाब के मुद्दे का मतलब पूरा मुझे ये बताओ, क्या है हिजाब का मुद्दा और उसकी पृष्ठभूमि क्या है और आगे का रास्ता क्या है? हिजाब का मुद्दा है वो कर्नाटक राज्य का है। वैसे देखा जाए तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में है, जिसके तहत हम किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ तक देखा जाए तो स्कूल कॉलेजों में उसमें दिया है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं दिया है कि हम गुरखा मतलब जो पहनते हैं वो स्कूल और कॉलेज वगैरह में अलाउ है या पहनना ज़रूरी है। इससे जो देश की सुरक्षा है वो भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि कोई भी जो आतंकवादी होता है वो अपना चेहरा कवर करके आता है, तो इससे जो हानि होती है देश के लिए। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जो उनके धर्म में है, ये ईसाई धर्म में है, तो
उन्हें पहनने की भी छूट है, वो पहन सकते हैं। ईसाई नहीं, इस्लाम। हाँ, इस्लाम, सॉरी सर। इस्लाम धर्म में उनको स्वतंत्रता है, तो हम उन पे उनके अधिकारों को भी नहीं छीन सकते। चलो ठीक। सिंपल से क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, कुछ डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, सब कुछ पर्सनल क्वेश्चन। तो अब बताओ आप, ये बताओ, पृथ्वी है वो सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से नंबर का ग्रह? तीसरे क्रम में। आकार के आधार पर? आकार के आधार पर वो 5वें। 5वें नंबर का ग्रह। ठीक है, आप ये बताओगे सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तापांतर, पंद्रह वाला बुध। सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह शुक्र है, वो क्यों है? सर उस पर CO2 की उपस्थिति है। शुक्र पे CO2 की उपस्थिति है, इस वजह से शुक्र पे सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। चलो अच्छी बात है। अब सभी ग्रहों के नाम बता दो। शुक्र शुक्र बुध पृथ्वी और बृहस्पति शनि और बस यही है, बाकी कहाँ चले गए? चलो तुम बताओ। क्या सर? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि अरुण वरुण। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण हैं? मोनू इधर आ जाओ, उधर से ना मतलब पहुंच नहीं पाता मैं ठीक से। पता नहीं यहाँ पे दिखेगा या नहीं दिखेगा, कोई देख, बैठे रहो तुम, नहीं पता नहीं वो दिक्कत हो जाए। हैं? तो अब तुम्हें एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, अमेरिकी क्रांति के प्रभाव क्या रहे? सर अमेरिकी क्रांति के प्रभाव अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से पड़े। जैसे अमेरिका में स्वतंत्र हो गया अमेरिका, उसमें गणतंत्र आ गया, और जो वो संविधान बनकर तैयार हुआ, वहाँ पे शक्ति का पृथक्करण हुआ, और जनतंत्र आया, और वो जो मानव के जो अधिकार थे उनको उनको उनकी मांग उठाई गई। और जो इंग्लैंड पे देखा जाए तो इंग्लैंड ने जो औपनिवेशिक नीति थी उसमें बदलाव किया, क्योंकि जो एक बार ठोकर खा के द्वारा संभलने की उन्होंने सोची, जो दूसरे जो उपनिवेश हैं उनको ऐसे ही दबा के रखा जाए, इनकी तरह छूट नहीं दी जाए। जो उस पे इंडिया पे देखा, इंडिया पे इसका गलत इफेक्ट, बोल्टा इफेक्ट पड़ा। इंडिया में जो ब्रिटेन ने इस पे जो उपनिवेश के जो नियम थे उनको सख्त बना दिया, और जो यहाँ पे जो कई एक्ट वगैरह कानून। रूस और यूक्रेन का विवाद क्या है? सर रूस और यूक्रेन का विवाद है, जो एक द्वीप है जो काला सागर में, क्रीमिया द्वीप है, उसके कारण वो ये विवाद चल रहा है सर। अच्छा, उस द्वीप पे अभी किसका अधिकार है? सर अभी तो कह नहीं सकते, यूक्रेन का ये अधिकार है, पर रूस का है सर। उसका अधिकार है। ठीक है, एक संगठन है नाटो, क्या है वो? वो बहुत सारे देशों का मिलकर संगठन बनाया है, जिस पर सभी देश अपने विकास के लिए काम करेगा। किसी देश पर किसी भी नाटो के देश पर किसी ने हमला किया, वो सारे देशों का पर हमला माना जाएगा। उस नाटो का सदस्य रूस है? रूस नहीं है सर। अच्छा, यूक्रेन उसका सदस्य है या नहीं? नहीं है सर। अगर यूक्रेन उसका सदस्य बनता है तो तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं बढ़ सकती हैं क्या? जी सर बिल्कुल, जो उसका जो अमेरिका और रूस का जो टकराव हमें देखने को मिलता है, और जो इधर से चीन का जो दो गुट बन रहे हैं, अमेरिका और चीन वाले, तो अमेरिका रूस का सपोर्ट कर रहा है, और जो नाटो का सदस्य अगर यूक्रेन बन जाएगा तो अमेरिका इसका करेगा, तो ये तीसरे विश्व युद्ध की प्लानिंग करेगा। इसका चीन का इसमें क्या योगदान है? मतलब चीन सर यही है, बस ये रूस का सपोर्ट कर रहा है, रूस का समर्थन। आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि रूस और अमेरिका डायरेक्टली सामने हो सकते हैं, जो रूस और अमेरिका को देखा जाता है? सर अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। हो सकता है। एक शब्द है डेपोटेशन, अभी वो चर्चा में आया है, वो क्यों आया है डेपोटेशन शब्द? सॉरी सर। जैसे जो IAS कैडर रूल था उसमें थोड़ा चेंज किया गया है, इसीलिए थोड़ा डेपुटेशन तो जैसे UPSC IAS बना के जो स्टेट्स में पहुंचाती है, उसको जब केंद्र को जब ज़रूरत होती है वो डेपुटेशन लगा के केंद्र में बुला लेती है किसी भी IAS ऑफिसर को। लेकिन अभी अमेंडमेंट हुआ है IAS कैडर रूल में, तो उसमें क्या है कि अब जो है डेपुटेशन पर लेना होगा तो उसमें राज्य की ना तो अनुमति लेनी, राज्य की अनुमति
कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही स्वयं की आवश्यकता ली है। केंद्र ले सकता है अपने मन से, तो इसलिए इस पर विवाद चल रहा है। अच्छा अच्छा। अभी जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों के बारे में बताइए कुछ। अभी जो कौन कौन से राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और वहाँ पे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे मतलब जनता वोट कर रही है? सर एक तो चुनाव पंजाब में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। यहाँ पे सर जो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो वहाँ पे धर्म का मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि सरकार मतलब वहाँ पे बीजेपी की है और वो लोग 20-80 की बात कर रहे हैं। जो 20% का मामला है वो मुस्लिम, और जो 80% का मामला है उसमें सारे हिंदुओं को जोड़ा है। और वहाँ पे सर जो दूसरी पार्टी है, समाजवादी पार्टी या उनका गठबंधन है, वो जो एकाग्रता है वो जो समाज की, उन मुद्दों को लेकर समाज बीच में जा रहे हैं। और जो आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, उसकी भी जो उन्हें उपलब्धियां मिली उनको भी दिखा रहे हैं वो लोग, और जो उन्होंने गंवाया है उस आंदोलन में वो भी उन जनता के बीच में भेज रहे हैं। आपके अनुसार कौन से मुद्दे होने चाहिए मतलब जनता को समझना चाहिए कि हमें इस वजह से वोट देना चाहिए किसी को? हम यूपी एमपी की बात नहीं कर रहे, हम किसी भी मतलब स्टेट की बात करें, या फिर हम जो कोई सरपंच भी चुन रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, किसी का भी चुनाव करने से पहले मतलब हमें क्या सोच के मतलब कि ये वाला व्यक्ति हमारे लिए परफेक्ट है? सर इसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति पहली बात तो सर शिक्षित होना चाहिए, और जो विकास कार्य को मतलब एक आगे की ओर अग्रसर करे। इसमें सर मुद्दे देखिए, बेरोजगारी कितनी हद तक जा रही है, ऐसा व्यक्ति हमें चुनना चाहिए जो रोजगार के अवसर पैदा करे। ऐसी सरकार हमें चुननी चाहिए। जो हमारे जो अभी देखो क्या हाल हो रहा है, मतलब बेरोजगारी, गरीबी, अभी देखिए महंगाई कितनी हद तक आगे बढ़ चुकी है। व्यक्ति अपना मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है। जो व्यक्ति ये सोचिए कि एक दिन में 400-500 रुपये कमा रहा है, वो किस तरह से मैनेज कर पाएगा? 200 रुपये तेल हो गया, पेट्रोल डीजल महंगाई, किसान के लिए कितनी समस्याएं हो रही हैं उत्पन्न। सर इन मुद्दों को हमें देख के जो सरकार ग्राउंड लेवल पर वर्क करे उसको हमें वोट देना चाहिए। अच्छा, बहुत कुछ तो किया जैसे सरकार ने, जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वो जो काम जो आपको लगा हो कि ये काम बहुत बढ़िया थे, या फिर मतलब जो कमी दिखी वो कमी? सर देखिए सरकार ने काम अच्छे किए। ये देखिए उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने सिलेंडर तो दिए, मगर जो सिलेंडर की कीमत थी वो देखिए, पहले उन्होंने बहुत ही कम कीमत में उसको उपलब्ध कराया। अभी जो मामला है वो देखिए आप कितना 1200 रुपये के आसपास सिलेंडर हो गया। और सर देखिए तेल, अभी सरसों महंगी हुई है, हम मानते हैं किसान की आय दोगुनी करने के लिए जो लक्ष्य था सरकार का 2022 का, वो आय तो दोगुनी करने के लिए सोच रहे थे, मगर उसको साथ साथ महंगाई को भी तो देखिए। जब सरसों 6-7 हज़ार रुपये जाएगी क्विंटल प्रति क्विंटल, तो तेल को भी कीमत कितनी बढ़ रही है सर। नहीं तो फिर सरसों की कीमत बढ़ी तो ये तो किसानों के लिए मतलब फायदा हुआ ना, फिर तेल की कीमत बढ़ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। सर किसान के लिए फायदा तो हुआ, लेकिन किसान के लिए सर बीज देखिए, खाद देखिए, खाद की किल्लत किस तरह से, मतलब देखिए अभी पूरे देश में यूरिया के लिए लोग सिर फोड़ रहे हैं, पत्थर फोड़ रहे हैं। ये यूरिया की उपलब्धता तो सरकार सही समय पर नहीं करवा पाई। चलो अच्छी बात। तुम बताओ क्या सेम कुछ। सर सरकार कौन सी चुनी चाहिए सर? जो सर विकास दर को आगे बढ़ाए और युवाओं को रोजगार दे, और सर जो महंगाई को स्थिर रखे, ऐसी सरकार को मतलब चूज करना चाहिए। और जो रोजगार के नए अवसर दे और जो ग्राउंड लेवल पे एक अच्छे स्तर पर कार्य करे, जिससे सभी का विकास हो। जो आप लोग क्वेश्चंस लिखते हो, मैं बोलता हूँ हमेशा कि अब डेली आप 50 क्वेश्चंस लिखिए, तो अब वो क्वेश्चन खुद के जो क्वेश्चन आपने लिखे होंगे या फिर जो मैंने क्वेश्चंस कराए होंगे आपको, उन क्वेश्चंस में से आप लोग क्वेश्चन पूछोगे और वो क्वेश्चन आप पूछोगे और उसके बाद मैं आंसर दूसरे बच्चे से लूँगा। आ गया समझ में? आप क्वेश्चन जैसे इनसे पूछा तो आंसर इन्हें देना है, इनसे पूछा तो ये क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर इन्हें आंसर देना है। आ गया समझ में? ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूछिए। गंगा का उद्गम स्थल। थोड़ा तेज बोलिए, मुझे ये कोई सुनाई नहीं दिया, मैं कैसे रिपीट करूँ? गंगा का उद्गम स्थल। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री से। सही है क्या आंसर? सही है। सही है, ठीक है। आप पूछिए क्वेश्चन। नहीं पूछ पा रहे हो? हमारे देश में एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? किसकी स्थापना? एनसीईआरटी की स्थापना एनसीईआरटी मुझे नहीं पता सर। 1961। द्वितीय बुद्ध के नाम से किसे जाना जाता है? नहीं पता। पद्म संभव को। किसको? पद्म संभव। अभी आया कोई क्वेश्चन माइंड में?
नहीं आया अभी भी? चलो तो फिर तब तक माइंड में लेके आओ क्वेश्चन। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। बताइए क्वेश्चन। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पे तापमान 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। सर जो संविधान के आर्टिकल 267 में क्या है? संविधान के आर्टिकल 267 में क्या है? 267 में सर वो है सर वो इमरजेंसी फंड। आकस्मिक निधि। सर कैस्पियन सागर के किनारे कौन से देश हैं? कैस्पियन सागर के कोई दो। सर जो वो है कजाकिस्तान है और वो ईरान अजरबैजान। सही है सही है। सही है, ठीक। क्वेश्चन पूछना है सर? मैं सर जो मध्य प्रदेश की राजधानी। भोपाल। क्वेश्चन पूछिए। हड़प्पा कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? गुजरात। कालीबंगा राजस्थान में सर। क्वेश्चन जो भूमध्य सागर के किनारे एशिया के कोई तीन सर एक तो साइप्रस है, लेबनान है, इजराइल है और सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल सर। जो वो स्टेपीज घास के मैदान कौन से वो माल? स्टेपीज उत्तरी उत्तरी अमेरिका, यूरोप। सुन लिया आंसर? यस सर। क्या है? यूरोप। थोड़ा तेज बोला करो, नहीं तो ऐसा लगता है कि अंदर ही गले में रह गया आंसर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सिंधु के रावी। क्या है, कंफ्यूजन हो रहा था? कंफ्यूजन हो रहा था। पूछो क्वेश्चन। जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें लौह औद्योगिक मतलब 2 शहर उसके। ऑस्ट्रेलिया में क्या पूछे क्वेश्चन? लौह उत्पादक देश। ऑस्ट्रेलिया के लौह शहर। सॉरी सर। कालगुरली और कुलगाड़ी। क्वेश्चन हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। IDBI की स्थापना कब हुई? IDBI की स्थापना कब हुई? 1964। क्वेश्चन भारत हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। राखीगढ़ी। इससे पूछना है कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान। मंडला। हाँ सही है? हाँ सही। ब्लैक पगोड़ा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। थोड़ा तेज बोलो। कोणार्क का सूर्य मंदिर। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन से मंदिर को जाना जाता है? क्वेश्चन है सर भारत की प्रथम महिला हाईकोर्ट में हाईकोर्ट जज। सॉरी सर, आई कांट। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। और अगर आप लोग भी यूट्यूब अगर कोचिंग में नहीं आ पा रहे हो, जौरा नहीं आ पा रहे हो या कैलारस नहीं आ पा रहे हो, तो आप लोग घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो। और घर बैठे एकदम फ्री तैयारी है। आप लोगों को बस इतना सा करना है कि एक जो फिक्स टाइम है, नाइट में 9 बजे क्विज आता है और मॉर्निंग में कोई ना कोई मतलब वीडियो अपलोड होते रहते हैं जो क्लास से संबंधित वीडियो होती है। आप उसको देखते रहो। 6 महीने नहीं तो 1 साल के अंदर अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। और जो क्लास में बच्चे आ रहे हैं उनको तो पता ही है कि सुबह 7 बजे से लेकर और 11 बजे तक क्लास, फिर शाम को 4 बजे से लेकर 6, साढ़े 6, 7 बजे तक क्लास चलती रहती है। तो बस आप लोगों को इतना सा ही मतलब मैं बोलूँगा कि
जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए मतलब इतना दूर दूर भागने के लिए लगे रहते हैं, इतना पैसा खर्च करने के लिए मतलब प्लानिंग में बैठे रहते हैं, उनको बस इतना सा बोलूँगा कि इतने कम खर्च में भी आपकी तैयारी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, प्री मेंस इंटरव्यू, और जो खासकर जो मामला है ना, वो मामला ये रहता है कि नहीं बस सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवाते रहो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट, तो यहाँ पे वो सिस्टम चलता है, लेकिन बदलाव आ चुका है और आप लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।